नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वफैक्ट पर गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली बदलाव स्वीकार्य नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दी धमकी। इसी हफ्ते संसद में पेश होगा वक्फ बोर्ड बिल। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। दिल्ली में एलजी ही असली बॉस। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को ठहराया सही, तो वहीं दिल्ली शेल्टर होम मामले में हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। कहा 14 मौतें संयोग नहीं। अयोध्या दुष्कर्म केस की पीड़िता लखनऊ रेफर। भाजपा की रिपोर्ट में स्थानीय पुलिस पर सवाल, तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना ने दिया इस्तीफा। बहन के साथ देश छोड़कर भागी। आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार के गठन का किया ऐलान। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार के बड़े एक्शन प्लान की। वक्फ बोर्ड में संशोधन वाला बिल आज संसद में पेश नहीं हो सका, लेकिन खबर है कि इसी हफ्ते मोदी सरकार बिल पेश करेगी। पर बिल पेश होने से पहले ही हंगामा मच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर ऐतराज जताया और कहा कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसा बदलाव जिससे वक्फ संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति बदल जाए या उन्हें हड़पना सरकार या किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए, हरगिज कबूल नहीं होगा। वहीं सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी वक्फ एक्ट में संशोधन को गैर जरूरी बताया। ओवैसी पहले ही भड़क चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस एक्ट में संशोधन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तो बिल भी नहीं आया है, बताया जा रहा है कि इस हफ्ते पेश होगा और इस तरह से लोग भड़क रहे हैं। स्पॉट ऑन। जिस तरह से ये लोग पहले ही बिगुल बजा दिए, मतलब आपको मुद्दे के बारे में जानकारी नहीं, क्या बदलाव हो रहा है जानकारी नहीं, और डफली बजाना शुरू कर दी। ये प्योर, आप ये समझिए कि भूमि माफिया के साथ मिलके मुसलमानों की जमीन के ऊपर लूट मचाने वाला मौलवी मौलानाओं का गैंग, जिसके ऊपर ये तथाकथित सेकुलर पार्टियों का संरक्षण है, वही इसका विरोध कर रहा है। पहली बात समझिए, मोदी सरकार को कोई सपना नहीं आया कि वक्फ बोर्ड के कानून को बदलाव कर देना है। यह सबसे पहले मुस्लिम समाज की तरफ से ही हजारों कंप्लेंट्स हैं कि वक्फ बोर्ड में यह सिर्फ और सिर्फ भू माफिया का अड्डा हो गया है। कहीं मॉल खुल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसा कोई वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं, 50-60% वो विवादित है। ये कहां है वो संविधान में लेके चलने वाला पप्पू? हर चीज में संविधान संविधान करते हैं। तो ये बताए कि अगर डिस्प्यूट है तो इंसान कहां जाएगा? कहां जाएगा? जिसने जमीन कब्जा कर ली है उसी के सामने गिड़गिड़ाएगा, मिन्नतें मांगेगा, या कोर्ट और संविधान ये हमें अधिकार देता है कि अगर हमारे साथ ये ऐसा लग रहा है कि हमें अन्याय हो रहा है तो हम कोर्ट जा सके। आपके सरकार ने, राहुल गांधी की सरकार ने ऐसा कानून बनाया था वक्फ बोर्ड का कि जिसमें आपकी जमीन चली जाए तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। कहां जाएंगे? तो जिसने छीना है वहां कौन मिलेगा? वहां मिलेगा वही मुस्लिम एमपी, मुस्लिम ये और तमाम लोग जो उस संपत्ति के ऊपर बंदरबाट करने वाले लोग हैं। यह किस तरह का कानून है? यह किस तरह का कानून है? हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के नाम पे आप लोगों ने जो गंदगी फैलाई है, जो पाप किया है, जो कुकर्म किया है, उसको धोने का समय आ गया है। सरकार कानून लेकर के आ रही है
जिनको कानून पसंद नहीं होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट वैसे भी इस वक्फ बोर्ड के कानून के ऊपर तल्ख टिप्पणी दे चुकी है। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लगे बड़े झटके की। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से आज बहुत बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को स्पेशल जज के पास जाने को कहा है, मतलब अब जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। तो वहीं मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा। मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वो 16 महीने से सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन आज भी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब अगले सोमवार को इस पर सुनवाई होनी है। कब आएंगे अच्छे दिन केजरीवाल और सिसोदिया के? देखिए, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही 15 अगस्त को क्या होगा। ये तो आजादी आजादी गैंग वाले के साथ कन्हैया का प्रचार कर रहे, हमें चाहिए आजादी। और इंडिपेंडेंस डे के दिन अब आपको तिहाड़ में रहना पड़ेगा। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया वो सही है। अभिषेक मनु सिंघवी की एक दलील नहीं चली और ये कहा कि अगर आपको बेल लेनी है तो रॉ रेवेन्यू कोर्ट वापस जाइए, वहां अर्जी डालिए, फिर होगी सुनवाई, फिर होगा लंबा तारीख पे तारीख जो है वो चलता रहेगा। मनीष सिसोदिया के साथ भी वही कांड है। वो तो तीसरी बार पहुंचे हैं। हर बार सुप्रीम कोर्ट भगा देती है। इस बार लेट लतीफी का बहाना लेकर के पहुंचे कि बहुत टाइम हो गया है, 17 महीने हो गए। कहाँ है? अब नहीं कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं मिला। दिक्कत सिर्फ झटके की नहीं है, दिक्कत है कि अब पार्टी के अंदर विद्रोह शुरू हो गया है। 15 अगस्त को कौन झंडा फहराएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है जिसको केजरीवाल को सॉल्व करना होगा, नहीं तो पार्टी टूटेगी। जी, तो ना केजरीवाल को राहत मिली है, ना ही मनीष सिसोदिया को राहत मिली। साथ ही कोर्ट की तरफ से भी दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लग गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी में 10 एल्डरमैन नामित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन नामित करने के एलजी के फैसले को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि दिल्ली के असली बॉस एलजी है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को रोहिणी स्थित आशा किरण शेल्टर होम में पानी की गुणवत्ता और सीवर पाइपलाइनों में पानी की स्थिति की जांच करने का आदेश दिया है। यह आदेश तब आया है जब यह पता चला कि जुलाई में शेल्टर होम के लगभग 14 लोगों की मृत्यु हो गई। इसी के साथ हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आशा किरण शेल्टर होम में कई लोगों की मौत ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली के असली मालिक हम हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रहे हैं कि एलजी है। भाई सच परेशान हो सकता है, हारता नहीं है। इनके दिमाग में ये फितूर घुसा हुआ था कि हम फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री हैं, जैसे और राज्यों में होते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि ये एनसीआर है, ये राजधानी है, पूरे देश का अधिकार इसके ऊपर है और यहां पे ओवरराइडिंग पावर्स जो है वो किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं दिए जा सकते। पुलिस नहीं दिया जा सकता, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया जा सकता। आपको कुछ काम के लिए मुख्यमंत्री बना, आप तो बिल्कुल औरंगजेब समझने लगे अपने आप को, शाहजहां समझने लगे। दिल्ली के मालिक हम हैं, कौन है एलजी, कहां है एलजी, माथे पे बिठा दिया एलजी, यही कहता था केजरीवाल। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तुम्हारा बॉस है। लेकिन सवाल इसका नहीं है, सवाल समझने का है। ये जो एल्डरमैन की नियुक्ति, ये क्यों? 1993 के कानून के द्वारा यह तय किया गया था। उस समय राज्य सरकार नहीं होती थी, उस समय राज्य सरकार नहीं होती थी, एमसीडी होता था और पूरे केंद्र के अंदर दिल्ली का प्रशासन होता था। तो उस समय जब एमसीडी का कानून बनाया गया तो उसमें यह कहा गया कि भाई 10 लोग, पार्षदों के साथ साथ 10 लोग और भी होंगे जो टाउन प्लानिंग, दिल्ली के कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, सारी चीजों से वो वाकिफ है। वो एमसीडी के पॉलिसीज को बनाने में अपनी मदद करेंगे और इनके पास वोटिंग राइट भी होगा। अब चुनाव तो जीत लिए, 134 पार्षद जीत लिया केजरीवाल,
लेकिन जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज में जो बनती है, अलग अलग जोनल कमिटीज जो बनती है, जहां पैसा आवंटित करते हैं लोग, पैसे के ऊपर नजर रखने वाली कमिटी जो होती है, उसमें इनका नंबर नहीं है। और ये जो 10 के 10 आ गए, उससे इनकी चोरी नहीं हो पाएगी। दिक्कत समझिए कहां है, पिन कहां दर्द कर रहा है कि बहुमत तो ले आए, लेकिन चोरी करने लायक आपके पास संख्या नहीं है। ये एल्डरमैन के आने से आप चोरी नहीं कर रहे होंगे धड़ल्ले से, वहां बीजेपी वाले भी होंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ये चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के पास अधिकार होना चाहिए। और एलजी कौन होता है? एलजी तो आर्टिकल 239A के तहत एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं करेगा, उसके पास अपने विवेक से वो ये काम करेगा। ये ओरिजिनली यही कानून है। तो बहुत बड़ा झटका लगा है। और बाकी ये तो आप देखिए दयनीय स्थिति बना ही रखी है। ये शेल्टर होम की हो या फिर वो बच्चों की मौत का जो राजेंद्र नगर में हुआ है, हर जगह इनको जो है झटके पे झटका लग रहा है। अब बात अयोध्या रेप केस की। अयोध्या दुष्कर्म मामले में आज की अपडेट ये है कि डॉक्टरों ने पीड़िता को लखनऊ के केजीएमयू रेफर कर दिया है। साथ ही बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने 3 पन्नों की रिपोर्ट भी सौंप दी है, जिसमें स्थानीय पुलिस पर सवाल खड़े किए गए हैं। योगी सरकार भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस बीच आज अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनावी साजिश का आरोप लगाया है और उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा है। अखिलेश का कहना है कि भाजपा चुनाव से पहले साजिश शुरू करना चाहती है। इनका मकसद पहले दिन से ही समाजवादियों को बदनाम करना रहा है और खास तौर पर मुसलमानों को लेकर इनकी सोच अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। अगर कोई योगी लोकतंत्र संविधान में विश्वास नहीं रखता तो वो योगी नहीं हो सकता। अखिलेश यादव आरोपी का इस तरह से खुलकर समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। यही तो है देश के सेकुलरिज्म का हाल। मैं तो बार बार कहता हूं, ये जो तमाम सेकुलर पार्टियां हैं मुस्लिम वोट के लिए, अगर इनको कहा जाए मुस्लिम समाज के द्वारा कि चौराहे पे कपड़े खोल करके खड़े हो जाओ, ये खड़े हो जाएंगे वोट मिलने के लिए। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। पहले ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने और अब बयान सामने आया। डीएनए टेस्ट करवाना, क्या करवाना डीएनए टेस्ट? मूर्खों की भांति आप लोग बात करेंगे? इस देश का कानून नहीं है? कहां है संविधान लेकर के चल रहा है ना ये लोग? पढ़ा नहीं संविधान, देश का कानून मालूम नहीं है। लड़की के साथ रेप हुआ है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, मेडिकल इट इज प्रूवन। 12 साल की बच्ची है। फॉर गॉड सेक, अपनी घटिया राजनीति के लिए अपने तमाम मानवीय गुण का तिलांजलि मत कीजिए। और कानून क्या कहता है? इन सच ए सिचुएशन जो विक्टिम है वो अगर सिर्फ कह दे कि इसने हमारे साथ ये दुष्कर्म किया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये तो माइनर है। क्यों? जब उल्टी पड़ती तो कानून और संविधान ध्यान नहीं आता। अब राहुल गांधी नहीं लेकर के घूम रहे हैं, अखिलेश यादव हर जगह भी वो राहुल के साथ साथ पीछे पीछे पिछलग्गू बन करके वो भी लाल और काला वाला डायरी लेकर के घूम रहे थे ना ये लोग। कहां है इन लोगों की कानून के प्रति, संविधान के प्रति वो जो बचाना है कर रहे थे? अब बचाओ। तो कानून नहीं, इन लोगों को राजनीति। दिक्कत क्या है? इनको खबर मिल गई है कि थू थू हो रहा है, हिंदू वोट नहीं करेंगे। अब बहुत नाटक नौटंकी हो गई। लड़की अति पिछड़ा वर्ग की है, कोई वोट नहीं करेगा यादव मुसलमान के अलावा। यादव मुसलमान वोट कर दिया तो इज्जत बच जाएगी। और अगर ये फंस गया और इसके साथ अगर खड़े नजर नहीं आए तो मुसलमान भी वोट नहीं करेंगे। वो मायावती खड़ी कर देंगे किसी को, तो वो वोट लेकर के चला गया तो बेइज्जती होगी। और अयोध्या वाली सीट अगर हार गए,
मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, सारी हेकड़ी इनकी चली जाएगी। इसलिए फ्रंट फुट पे आना पड़ रहा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की और बड़ी खबर की। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश हिंसा की आग में जल चुका है। आरक्षण के विरोध को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ था। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आए थे, जो अब काफी भड़क गया है। बीते 3 हफ्तों में यहां हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई पुलिसकर्मी की भी जान चली गई है। साथ ही हजारों की संख्या में लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वो सेना के विमान से रवाना हुई। खबरों के मुताबिक उनकी बहन रिहाना भी उनके साथ है। शेख हसीना ने देश छोड़ते ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान कर दिया है। विरोध तो काफी दिनों से हो रहा था, लेकिन शेख हसीना को क्यों देश छोड़ना पड़ा? क्योंकि वहां स्थिति वैसी ही बन गई थी। देखिए किस तरह से जानवरों की तरह लोग जो है प्रधानमंत्री के घर के अंदर घुस के वहां पे चिकन खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, बल्ब खोल के लेकर के जा रहे हैं। लूट मचा हुआ है। पाकिस्तान में यह हाल हम लोग देख चुके हैं, श्रीलंका में हमने देख लिया, बांग्लादेश में हो रहा है। खतरे की घंटी है। हर जगह एक ही पैटर्न है। यह आरक्षण के चक्कर में हुआ है सारा कुछ। राहुल गांधी भी यही मुद्दा और ऐसा ही माहौल हिंदुस्तान के अंदर बना रहे हैं। यही भाषण देते हैं ना कि मोदी सड़क पे बाहर नहीं निकल पाएंगे। भाषण राहुल गांधी का ही है ना कि सड़क पे बाहर नहीं, लोग दौड़ा देंगे। कहां से आ रही है ये सारी चीजें? बहुत ही ज्यादा टेंस्ड माहौल है वहां। कल क्या होगा कोई पता नहीं। पब्लिक को जिस तरीके से बाहर की एजेंसियों ने भड़काया है, बताया जा रहा है कि यह सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पे आईएसआई ने तमाम जिहादी संगठनों को और उसके जरिए प्रोपेगेंडा मशीन के जरिए झूठ बोल के, जैसे हिंदुस्तान में है ना झूठ और झूठों का सरदार, और उसके साथ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करने वाले लोग, उन लोगों की वजह से स्थिति खराब हुई है। बहुत बुरा लग रहा है देख के। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को लोग तोड़ रहे हैं। अरे बेशर्मो, जिस व्यक्ति ने तुमको पाकिस्तान के चंगुल से बाहर किया, बंगाल की आइडेंटिटी बरकरार रखी, नहीं तो अभी तक सब ये पंजाबी मुसलमानों के गुलाम बने हुए होते। उसको, उसकी मूर्ति को आप तोड़ रहे हो। इसका मतलब है कि किसी ने बहुत कायदे से भड़काया है, जहर घोला है, समाज को दूषित किया है। और ये प्रोपेगेंडा अंदर से नहीं बाहर से, ऐसे ही एलिमेंट्स हिंदुस्तान के अंदर बहुत सक्रिय है। सचेत रहिए। जो पाकिस्तान में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ और जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, भगवान न करे इन लोगों के पास उस तरह की ताकत आ गई तो हिंदुस्तान में ऐसा ही माहौल ये विपक्षी पार्टियां बना देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।